इस जैकेट में 2 ताले जो हमारी किस्मत खोलने वाले हैं। अब बस हमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो इस जैकेट में फिट हो सके। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क की शातिर क्रिमिनल की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन बारूद की खोज करने वाले ने सिर्फ तबाही ही चाहिए होगी यह कह पाना आसान नहीं है। लेकिन जो तबाह करने की ठान लेते हैं वो फूलों को भी हथियार बना सकते हैं। यह केस शातिर अपराधियों द्वारा रची गई ऐसी खूनी दास्तान है जिसमें क्रिमिनल्स ने दिखा दिया कि परफेक्ट क्राइम क्या होता है। मानो अपराधियों ने पुलिस को अपने द्वारा बिछाए गए पांसों में इस तरह उलझा दिया कि उनकी जांच का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। और सब कुछ ऐसे होता रहा जैसे गुनहगार इस गुनाह की पटकथा लिख रहे थे, जिसे उन्होंने जीवंत करके दिखा दिया था। मानो उन नामुमकिन को मुमकिन कर दिया गया। यह गुनाह एक ऐसा खेल था जिसे खेलने वाला हर एक खिलाड़ी धुरंधर था। रवि, कोफ्ता गर्म कर देना मलाई वाला। जी पहुंच जाएगा। सर, माना कि मैंने आपसे लोन लिया है, लेकिन आपने कहा था सैलरी में से 25% काटेंगे। अभी आपने 75% काट लिया। सर, मैं सरवाइव कैसे करूंगी? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है प्रकृति, मुझे जल्द से जल्द अपना लोन रिकवर करना है। क्या पता तुम कल जॉब छोड़ के भाग गई तो। सर, आप मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा प्रकृति, ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। वैसे भी तुमने मेरा ऑफर ठुकरा दिया है। वैसे अभी भी ऑफर ऑन है, सोच लो। बड़ा खड़ूस है ना वो। इतना परेशान मत हो। देखो, अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो तो मैं तुम्हें। तो उनकी तरह तुम भी मेरे साथ सोना चाहते हो क्या? प्रकृति, मैं तुम्हें इतना गया गुजरा लगता हूँ क्या? किसी इंसान के चेहरे पर थोड़ी ना लिखा होता है कि वो कैसा है। और वरुण सर ने भी लोन देकर यही तो चाहा। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम चुप हो। तो क्या करूं? प्रकृति, तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। और उससे बदनामी मेरी तो होगी ना। ये दुनिया डरने वाले को और ज्यादा डराती है, और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना शोर और बिना धमाके के ऐसे लोग बाज नहीं आते। तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुम बताओ, मैं क्या करूं? इस जैकेट में फिट होने वाला इंसान मिल गया है। अब बस जगह फाइनल करनी है। जेबी रोड, ये एकदम परफेक्ट जगह है इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत के लिए। जेबी रोड सर, इस जगह से पार्टी को 2% से ज्यादा वोट नहीं मिलते। पार्टी के लिए माइनॉरिटी वाला इलाका है। और सर, ऐसी जगह पर एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर होगा कि हम लोग ऐसी जगह पर फोकस करें जहां से पार्टी का वोट बैंक बढ़ सकता हो। इस बार घिसी-पिटी रणनीति से मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मीडिया में अनाउंस कर दूँ कि 16 जुलाई को मेरे इलेक्शन कैंपेन का रोड शो जेबी रोड से होकर गुजरेगा। मैंने मेरा काम कर दिया है। अब मैं इंडिया में रुक के और रिस्क लेना नहीं चाहता। 16 जुलाई को 2 बजे मैं इंडिया छोड़ के निकल रहा हूँ। क्या है? पढ़ो ना। मैं एक ह्यूमन बम हूँ। जो जैकेट मैंने पहनी उसमें बारूद है। तुरंत 2.5 करोड़ रुपया इस बैग में भरते, वरना यहीं फट जाऊंगा मैं। क्या बकवास है ये? गार्ड! हाँ सर। मोबाइल।
हेलो पुलिस। हाँ मनीष बोलो। सर, एक लड़के ने ह्यूमन बम बन के एलएनसी बैंक की जेबी रोड ब्रांच में लूट किया। ये इन्फॉर्मेशन जैसे पुलिस को मिली हमारे डिपार्टमेंट को पास कर दी गई। व्हाट? ये 20 मिनट पहले विश्राम चौक की तरफ भागा है। उस डायरेक्शन में जितनी भी पेट्रोलिंग टीम है सभी को इस बाइक का अलर्ट भेजो फास्ट। ओके सर, ओके। हेलो कंट्रोल रूम। हेलो कंट्रोल रूम। सर, ये देखे सर, वो विश्राम चौक की तरफ भागा है। उसने जैकेट भी पहनी हुई है, लेकिन फुटेज में ये क्लियर नहीं है कि उस जैकेट के अंदर बॉम्ब है। हो सकता है सर इसने बैंक वालों को डराने के लिए ऐसे बोल दिया। और हाँ, उसने कैशियर को एक लेटर भी दिया। हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। अगर वो पब्लिक में ब्लास्ट हो गया तो हमें तुरंत विश्राम चौक के लिए निकलना है। बैंक के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी बाहर ना जाने पाए। मनीष, अब ये टीम को बुलाओ जो बैंक स्टाफ से पूछताछ करेगी। ओके सर। हेलो हेलो कंट्रोल रूम। हाँ, वो बैंक रॉबर शांति नगर की तरफ जाते दिखा है। सर गोली मत चलाना सर, प्लीज सर, गोली मत चलाना सर। क्या करता? सर इसके अंदर बम लगा है, प्लीज सर। नहीं सर, इसके अंदर 2 लॉक लगे हैं सर। इसकी चाबी शांति नगर में सर। मैं वही लेने जा रहा था सर। मैं अगर 30 मिनट में चाबी नहीं मिली तो फट जाऊंगा सर मैं, प्लीज सर। बकवास बंद कर। ये अतरंगी सी जैकेट पहन के तू बैंक वालों को बेवकूफ बना सकता है, हमें नहीं। बैंक से जो पैसे लूटे थे, कहाँ है वो? मैं लुटेरा नहीं हूँ सर, मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ सर। मुझे फंसाया गया है सर। सर प्लीज कहानी बनाना बंद कर सर, प्लीज सर, बता दीजिए सर, हाथ मत लगाइए सर। इसके अंदर वायर ही वायर लगी हुई है सर। सर एक भी वायर हिला तो मैं फट जाऊंगा सर। ये बॉम्ब है सर, प्लीज सर। नजदीक मत आइए सर, इसके अंदर 2 वायर लगे हुए सर। अगर कुछ भी हिला तो फट जाऊंगा सर मैं। सर ये बॉम्ब है सर, प्लीज सर। सब पीछे हटो, सुमित, सबको पीछे हटो जल्दी, क्विक चलो। ये वाकई में बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ, टर्न फास्ट, एक्ट फास्ट। ओके सर। और इसे की सारी एक्टिविटी बंद करवाओ, टर्न। ओके सर। संदेश सुन, तुझे अभी एक फूड पार्सल डिलीवर करने जाना होगा, ठीक है? मैं डिलीवर करने जाऊँ? अरे मुझे पता है तू डिलीवरी बॉय नहीं है, लेकिन प्रगति नहीं आई है तो तुझे जाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं टाइम वेस्ट मत कर। जेमिनी गार्डन लेके जाना है तुझे, ठीक है? जेमिनी गार्डन में कहाँ पे? एड्रेस अरे क्या है? यही एड्रेस है। तू जब जेमिनी गार्डन पहुंचेगा तो तुझे रेस्टोरेंट के कपड़ों में देख के पहचान लेगी। जल्दी कर, ऑर्डर रेडी होगा, ठीक है? तू बोल रहा है कि तू बेकसूर है, तो फिर ये बैंक रॉबरी, ये जैकेट, ये सब क्या? कैसे पहुंचा यहाँ तक? सर मैं फूड पार्सल लेकर जैसे ही जमीनी गार्डन के पास पहुंचा तो सर मैंने जो कुछ भी किया उन लोगों के कहने पे किया सर। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। तुझे क्या लग रहा है तेरी इस बकवासी कहानी पे भरोसा कर लेंगे हम? नहीं सर, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर उन्होंने मुझे कहा था कि विश्राम चौक पे एक ट्रांसफर होगा, उसके बगल में एक क्रॉस का साइन लगा होगा सर, और उसके पीछे एक पत्थर रखा होगा, उस पर भी क्रॉस का साइन होगा, उसके नीचे इसकी चाबी है सर। लेकिन उन लोगों ने मुझे झूठ कहा था सर। मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे कोई चाबी नहीं थी सर। ये चीजें चिट्ठी मिली थी सर यहाँ पे। नहीं सर, कुछ कहा नहीं सर इसमें। इस चिट्ठी में लिखा था कि चाबी शांति नगर के पास में एक वाटर कूलर है, पब्लिक वाटर कूलर, उसके बगल में वैसा ही पत्थर है, उसके नीचे इसकी चाबी है। मैं वहीं जा रहा था सर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सर। और जब मैं वापस पीछे मुड़ के देखा तो वो पैसों का बैग भी गायब था सर। वो लोग कैसे दिखते थे जिन्होंने तुझे ये जैकेट बनाई? उनके चेहरे ढके हुए थे सर। मुझे बस ये नोट मिला विश्राम चौक पर,
सर मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है सर, मुझे शांति नगर जाने दीजिए वरना ये बॉम्ब फट जाएगा सर, प्लीज सर। मनीष मनीष की कहानी यकीन करने लायक नहीं, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। बॉम्ब स्क्वाड बुलवा लिया सर। गुड, तुम एक काम करो, शांति नगर के निकलो और वहाँ पे जाके चेक करो ऐसा कुछ मिलता है क्या जैसा चिट में लिखा है। गो फास्ट। ओके सर। सुमित सर सुमित, इस एरिया में कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो। इस आदमी का कहना है कि 20 मिनट में बम फट सकता है, इससे सब दूरी बनाए रखें, कोई भी इसके पास नहीं आने। लेकिन सर 3 बजे यहाँ से पॉलिटिशियन ब्रिज की रैली निकलने वाली कुछ नहीं होगा साहब, यहाँ आने वाले सभी रास्ते सील करवाओ। गो फास्ट। ओके सर। मीडिया कैसे आ गया? आप सभी देख सकते हैं हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां वो आदमी है जिसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। ये वही आदमी है जो LNC बैंक से लूट के भाग गया था और अब ये पकड़ा गया है। अरे छोटू जी क्या नेतागिरी कर रहे हैं, काम करिए काम करिए। सर आप रेडी नहीं हुए? 15 मिनट में आपको JB रोड वाली रैली के लिए निकलना है। कहाँ सोए हो जनक? न्यूज़ नहीं देखी क्या? JB रोड पर धमाका होने वाला है। धमाका? हाँ, पुलिस ने रैली कैंसिल कर दी। खैर इससे मुझे बहुत पब्लिसिटी मिलने वाली है। पब्लिसिटी? कैसी पब्लिसिटी सर? अब न्यूज़ बनेगी, राजनेता ब्रिज की रैली में खलल डालने की विरोधियों ने की साजिश। इससे मुझे बहुत माइलेज मिलेगा। क्या ये ह्यूमन बॉम्ब वाकई पॉलिटिशियन ब्रिज की रैली को भंग करने के लिए प्लान किया गया था? आखिर इन्वेस्टिगेटिव टीम कर क्या रही है और बॉम्ब स्क्वाड अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं? हमें हमारे सारे सवालों के जवाब का इंतजार है। सर मीडिया की वजह से यहाँ आने वाले एरिया पे ट्रैफिक लग गया सर, बॉम्ब स्क्वाड टीम वहीं फंस गई है। उनको बोलो कैसे भी करके यहाँ तक पहुंचे, वक्त नहीं है हमारे पास। अरे रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर खतरा है, आप अंदर नहीं जा सकते। आप जानते हैं आपका भाई ह्यूमन बॉम्ब बता रहे हैं। आप अंदर नहीं जा सकते, पीछे हटिए। क्या मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई? अगर आज मैं इंडिया से नहीं निकला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस एरिया में तो यही पानी की टंकी है, आसपास सर्च करो। चाबी संतनगर के पब्लिक टॉयलेट के पास वैसे पत्थर के नीचे रखी। मतलब ये आदमी जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, वहाँ पे भी वैसा ही पत्थर मिला है। लेकिन सर उस पत्थर के नीचे चाबी तो नहीं मिली, पर एक नोट मिला है जिस पे लिखा है कि चाबी संतनगर के पब्लिक टॉयलेट के पास एक पत्थर के नीचे रखी है। मैं संतनगर जा रहा हूँ सर, ऑन द वे हूँ। ये ताले चाबी का क्या गेम खेल रहे हैं क्रिमिनल्स? अब बम को डिफ्यूज करने के लिए बम स्क्वाड भी नहीं पहुंची अभी तक। सर इस लड़की के बहन और जीजा हैं। मैं फोन करता हूँ मनीष। सर हटो, आने दो इन्हें, आइए। साहब इसको बचा लीजिए, ये बेकसूर है, इसको फंसाया गया है साहब, ये मेरा भाई है, इसने कुछ नहीं किया साहब, प्लीज इसको बचा लीजिए आप। देखिए सबसे पहले आप अपने आप को संभालिए और ये बताइए कि आपका भाई करता क्या और ये सब उससे कौन करवा रहा है? साहब उससे कोई कुछ नहीं करवा रहा है, वो बेकसूर है, उसको फंसाया गया है। उसको फंसाया जा रहा है या वो खुद से कर रहा है, इसकी हम जांच करेंगे, लेकिन अगर वो बेकसूर है। कई अपराध डरावने सपने की तरह होते हैं जो मन में संशय पैदा कर देते हैं कि जो हुआ था वो वाकई हकीकत था या महज कल्पना। क्या लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, वो झूठ क्यों बोलेगा? पुलिस इसी कश्मकश में थी और इस धमाके के साथ एक ऐसे विकराल अपराध का शंखनाद हुआ जिसने किसी को डर से तो किसी को आक्रोश से भर दिया। जनता, मीडिया और प्रशासन सब सकते में थे। लेकिन गुनाह की इस कहानी का अगला मोड़ अभी और चौंकाने वाला था। सर वो हमारी कौन संभालेगी? आइए लॉक खोलिए। सर चलिए हम लोग शरीफ लोग हैं सर, आइए। हम लोग कुछ नहीं किया सर, और संदेश ने तो कभी गलत काम किया ही नहीं सर। आप मेरी बात मानिए सर। लॉक खोलिए। मैं लॉक खोलता हूँ सर, लेकिन हमने कभी गलत काम नहीं किया सर। हम खुद ही सदमे में कि संदेश के साथ ये सब। आप हमें हमारा काम करने दीजिए। ये बताइए संदेश का रूम कौन सा है? सर कमरा तो वो रहा है, ये वाला। हाँ। सुमित रूम को अच्छे से स्कैन करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये संदेश का लैपटॉप है? जी सर। सुमित जब्त करो। सर
संदेश ने अपनी जान गंवाई है सर, आप उसी में शक कर रहे हैं। देखिए उसके साथ साजिश हुई है सर। भेजा तो आप ही ने था ना उसको फूड पार्सल लेके? हाँ सर, भेजा तो मैंने ही था क्योंकि फूड पार्सल का ऑर्डर आया था सर मुझे। सर मुझे तो लग रहा है कि उसी की साजिश है जिसने वो पार्सल जेमिनी गार्डन में मंगवाया था। यस टैब्ज़ैप, मुझे 2 वेज थाली ऑर्डर करनी है, पार्सल जेमिनी गार्डन भिजवा दो। फूड पार्सल की डिलीवरी के लिए उस औरत ने जो जेमिनी गार्डन का एग्जैक्ट एड्रेस दिया होगा वो दो हमें। सर मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ सर, उसने कोई एड्रेस दिया ही नहीं था सर, सिर्फ इतना बोली कि डिलीवरी बॉय को जेमिनी गार्डन भेज दूँ और उसे रेस्टोरेंट के कपड़े में पहचान लेगी सर। हाँ सर देखिए उसका फ़ोन भी मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, कब से उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है सर। सुमित ये नंबर ट्राई करो। हमारी डिलीवरी कल छुट्टी पे थी इसलिए मुझे अपने छाले को भेजना पड़ा सर। कौन डिलीवरी कर? प्रकृति सर, बिना बोले छुट्टी पे चले गए सर, और उसका 2 दिन से उसका भी फ़ोन बंद आ रहा है सर। हाँ मनीष बोलो। सर जेमिनी गार्डन या जेमिनी गार्डन के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है, ऐसा कोई विटनेस भी नहीं मिला है जिसने संदेश को यहाँ पे देखा हो। पर उसने बताया था कि 2 आदमियों ने उसे यहीं पे वो जैकेट बॉम्ब पहनाया। संदेश 2 आदमियों की बात कर रहा था और यहाँ संदेश का जीजा बोल रहा है कि वो फूड पार्सल एक औरत ने मंगवाया था जेमिनी गार्डन। कौन औरत सर? ये वो नहीं जानता, लेकिन कह रहा है कि उसके रेस्टोरेंट की जो डिलीवरी गर्ल है वो 2 दिन से गायब है। मेरे पापा कहते थे लाइफ में सक्सेस की 2 चाबियां होती है, डेडिकेशन और पॉजिटिव थिंकिंग। मैं डिलीवरी गर्ल का काम करती हूँ लेकिन मैं यही सोचती हूँ और मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार मैंने MBA कर लिया, उसके बाद मुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरी माँ, अरे ये तुम कहाँ ले रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? सर ये प्रकृति का घर है। सर घर पे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। हर जगह अच्छे से चेक किया। आयुष हाँ मनीष बोलो। सर जिस नंबर से फूड पार्सल ऑर्डर किया गया था वो नंबर तो फेक आईडी पे लिया गया है। हो सकता है सर ये पहले से प्लानिंग हो। संदेश रेस्टोरेंट में मैनेजर था, जाहिर सी बात है डिलीवरी कर प्रकृति वहाँ पर होती तो फूड पार्सल जेमिनी गार्डन लेकर वही गई होती, लेकिन प्रकृति 2 दिन से गायब है। सर ये भी तो हो सकता है कि प्रकृति भी इस प्लानिंग में शामिल हो और फ़ोन भी उसी ने किया हो। प्रकृति वरुण के रेस्टोरेंट में काम करती थी, जाहिर सी बात है उन पर बहुत बार बात हुई होगी वरुण के साथ। वरुण का कहना है कि वो प्रकृति की आवाज़ नहीं थी, किसी और की थी, वो कोई और ही औरत। ठीक है, कोई और अपडेट हो तो मुझे फ़ोन करना। ओके सर। सर ये प्रकृति की माँ है, 1.5 महीने पहले गुजर गई थी, इन्हें कैंसर था। सर इन्हीं के इलाज के लिए प्रकृति ने मुझसे 3 लाख का लोन लिया था। 2 दिन से तो मैं ही सोच रहा था कि शायद वो लोन चुका नहीं पा रही थी, इसलिए जॉब छोड़कर चली गई होगी। सुमित पता करो प्रकृति कहाँ हो सकती है, हमें जल्द से जल्द क्रिमिनल्स तक पहुँचना है। ये क्रिमिनल संदेश, प्रकृति, वरुण के रेस्टोरेंट से जुड़े लोग भी हो सकते हैं, सबको इन्वेस्टिगेट करो, बैंक के स्टाफ को भी। हो सकता है बैंक का स्टाफ भी इन लोगों से मिला हुआ हो। सब सर ये बॉम्ब अपने आप में एक अनोखा इन्वेंशन है और इसे स्टील प्लेट की मदद से तैयार किया गया था। और सर ये स्टील प्लेट ये जैकेट पर सर इस तरीके से लगाया गया था कि आदमी किसी भी तरीके से ना बच सके। और ये माइनिंग ब्लास्ट में भी बारूद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टाइमर की पावर और स्पार्क जनरेट करने के लिए किचन लाइटर्स की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। और सर आई एम 100% श्योर कि दिस इज प्योरली होम मेड। इस बॉम्ब को बनाने में जो बारूद इस्तेमाल हुआ है वो किस तरह का है? ये कहाँ लेकर आए हो और ये घर है किसका? और सर इस तरह के बारूद का इस्तेमाल तो टेरर ग्रुप्स ही करते हैं। लेकिन बैंक रॉबरी भी तो हुई है। अगर इसमें टेरर ग्रुप्स इन्वॉल्व होते तो महज 70-75 लाख रुपए के लिए ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल क्यों करते? और उन्होंने पर्पस भी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया। ये खेल जैसा दिख रहा है ना, वैसा है नहीं। एक काम करो मनीष, सर हमें कैसे भी करके पता लगाना है कि ब्रिज जी 16 जुलाई को JB रोड पे आप रैली करने वाले थे, उस जगह पर हुए बम ब्लास्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरे विरोधियों की साजिश है। वो नहीं चाहते कि हम जनता के बीच जाएं, उनके लिए काम करें, पर ये पब्लिक है, सब जानती है।
लेकिन उस आदमी का क्या जिसे जैकेट बॉम्ब पहनाया गया, उसने बैंक से लाखों रुपए लूटे हैं, तो आपके विरोधी भी ऐसे ही बैंक में रॉबरी करवाएंगे? देखिए, ये बैंक रॉबरी धमाके के असल मकसद को छुपाने के उद्देश्य से की गई है। आप ही सोचिए, यदि ये धमाका रैली के दौरान होता तो सैकड़ों लोगों की जानें जाती, पर एटीटी की सूझबूझ ने इसे निष्फल कर दिया। लेकिन वो आदमी तो मारा गया और वो बार बार खुद को बेगुनाह बता रहा था। देखिए, उसने क्या कहा मुझे नहीं पता, पर मैं साफ कहता हूं कि ये मेरे विरोधियों की साजिश है। अगर हम उस लड़के को बचा लेते तो ये केस इतना विकराल रूप लेता ही नहीं। लेकिन एक बात है सर, इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से इस नेता को काफी मीडिया अटेंशन मिल रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये रैली उसी इलाके से निकलने वाली थी जहां पर ब्लास्ट हुआ, और पहले भी इस नेता पर कई इलाकों में दंगे भड़काने के आरोप लगते रहे। हो सकता है सर उस इलाके में धमाका करवा के ये पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना चाहता हूं। वैसे तो ये थ्योरी दूर की है, पर कई केस ऐसे अजीबोगरीब होते भी हैं। तो काम करो, ब्रिज और उसके विरोधियों से जुड़े शरारती तत्वों की जांच करो, और ये भी पता करो कि प्रकृति और संदेश का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई कनेक्शन था क्या। ओके सर। सर, संदेश के लैपटॉप में कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। प्रकृति की कोई लीड? सर, प्रकृति का फ़ोन 14 जुलाई को हबीबगंज में ही बंद हुआ था। सर, हम लोग वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं। प्रकृति और संदेश के सीडीआर में कुछ सस्पिशियस मिला? सर, प्रकृति के ज़्यादातर कॉल संदेश को ही होते थे। सर, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों में अफेयर होगा। और सर, ब्लास्ट से 3 घंटे पहले संदेश को लास्ट कॉल एक आयशा खान नाम की लड़की का आया था। सर, ये आयशा खान, सर इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी चौंकाने वाली है। कुछ टाइम पहले तक ये एक एस्कॉर्ट हुआ करती थी। अंदर सर्च करो अच्छे से, कुछ भी छोटा नहीं चाहिए। क्या हुआ सर? संदेश को तो जानती होंगी। हाँ सर, वो मेरा दोस्त था। कैसा दोस्त? तुम एक एस्कॉर्ट थी और सर वो मेरा पास था। अब मैं बहुत नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। संदेश से मेरी दोस्ती 1 साल पहले हुई थी, लेकिन वो ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया आयशा। तुम एक एस्कॉर्ट थी और संदेश में बताना चाहती थी, पर मैं कभी हिम्मत नहीं कर। बस आयशा, अभी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने सोचा था संदेश को मनाकर वापस अपनी जिंदगी में ले आऊंगी, इसीलिए उसको कॉल किया करती थी। देखिए, संदेश की बहन और जीजा तो जानते तक नहीं है तुम। सर, जब मैं उससे मिली थी वो अपने अंकल के पास रहता था। कौन अंकल? खेमू अंकल। मनीष, ये पढ़ो, मैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करनी। पढ़िए। 2 वेज थाली चाहिए मुझे, बिना प्याज लहसुन वाली। ये आयशा की आवाज है, जिस औरत ने 16 तारीख को फूड ऑर्डर किया था। क्या उसकी आवाज भी ऐसी थी? मेरा मतलब सेम है? कह नहीं सकता सर कि ये आवाज़ वैसी है या नहीं। अच्छा, ये खेमू अंकल कौन है? खेमू अंकल? संदेश जब होटल मैनेजमेंट कर रहा था तो वो खेमू अंकल के यहीं पीजी रहता था। ठीक है, आप एड्रेस दीजिए। हाँ, संदेश 9 से 10 महीने पहले तक यहीं पर पीजी रहता था। यहीं पास ही के इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। सर, मुझे तो खुद जानकर इतना धक्का लगा कि उसके साथ इतना बुरा हुआ है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस दौरान संदेश आपके यहाँ रह रहा था, उसका किन किन लोगों से मिलना जुलना होता था? कौन कौन लोग आते थे उससे मिलने? आयशा के अलावा यहाँ पर उससे मिलने के लिए और कोई नहीं आता था। थैंक यू। मनीष, संदेश यहाँ जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था वहां पर पता करो। और हाँ सुमित, बोलो। सर, हबीबगंज के एक घर में प्रकृति की लाश मिली है। व्हाट? सर, मैं तो 15 दिन से इंदौर में ही था सर। मैंने तो वो होटल बुकिंग और एयर टिकट सब डॉक्यूमेंट्स दिखाए। वो लड़की बैंक रॉबरी और ब्लास्ट के केस में हमारी सस्पेक्ट है। अगर हमें बाद में पता चला ना कि इसमें तुम्हारा थोड़ा सा भी हाथ। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं। पता करो इस जयचंद का आयशा, संदेश, प्रकृति और वरुण के साथ कोई कनेक्शन है क्या? जी सर। हाँ मनीष। सर, मैंने पता किया कि प्रकृति और संदेश का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है।
लेकिन सर पता चला है कि सर्वेश नाम का एक बिजनेसमैन है। ये देखिए सर, ये ब्रिज की अपोजिशन पार्टी को फंड्स प्रोवाइड करता है और 16 जुलाई को यानी कि ब्लास्ट वाले दिन ये सिंगापुर फ्लाई करने वाला था, लेकिन इसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। और इस सर्वेश का स्टील प्लेट्स और किचन लाइटर मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस है। स्टील प्लेट्स और किचन लाइटर्स? सर आप ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। माना कि मेरा स्टील का बिजनेस है तो क्या बम बनवा दूंगा मैं? सब चेक किया हमने। 1 महीने पहले तुम्हारी कंपनी के करंट अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाले गए। ये सारा का सारा पैसा बम ब्लास्ट के फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया था। सबूत है आपके पास कि मैंने ऐसा किया है? वो 50 लाख रुपए मैंने ब्रिज की पार्टी को चंदे में दिए थे। तुम तो हमेशा ब्रिज की विरोधी पार्टी को चंदा देते आए हो। तो ब्रिज? सर इस बार मैंने पार्टी बदल ली थी और मैं ब्रिज को फंड करके उसे जितवाना चाहता था, और इससे विरोधी पार्टी वाले चिढ़ गए। उनसे मुझे मेरी जान का खतरा था, इसलिए मैं इलेक्शन होने तक इंडिया छोड़कर बाहर जाना चाह रहा था और 16 जुलाई को मैं सिंगापुर जा रहा था। झूठ बोल रहा है सर्वेश, उसने कभी मेरी पार्टी को फंड किया ही नहीं। और वैसे भी हम चंदा कैश में नहीं लेते। कहीं ऐसा तो नहीं है नेताजी कि आप इसी वजह से मानने से इनकार कर रहे हैं? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं चंदा कैश में लेने की बात निकली तो इंक्वायरी बैठ सकती है आप पर। मैं किसी इंक्वायरी से नहीं डरता, जा सकते हैं आप। देखिए नेताजी। हाँ मनीष। सर वो खेमू अचानक से गायब हो गया, उसका फोन भी बंद आ रहा है। व्हाट? सर ये खेमू तो बहुत पहुंची चीज निकला। 4 साल पहले अटेम्प्ट टू रेप की सजा काट चुका है। मतलब खेमू हिस्ट्री शीटर है? ये 11 साल पहले जोसेफ नाम के एक आदमी के गैरेज में काम करता था, वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। इस पर जोसेफ की बेटी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप था। ये जोसेफ है सर, और ये इसकी बेटी जेनिफर। गैरेज में काम करता था, सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और जेल से बाहर आने के बाद गौतम नगर की कोठी में रह रहा था। या सर, लेकिन ये कोठी निर्मला नाम की एक औरत के नाम पे थी। ये निर्मला सर। हालांकि इसने जेल से बाहर आने के बाद निर्मला से शादी की थी, लेकिन अभी निर्मला भी गायब है। उस रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर एक औरत ने दिया था। मुझे 2 वेज थाली ऑर्डर करनी है, पार्सल जेमिनी गार्डन भिजवा दो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खाने का ऑर्डर निर्मला नहीं दिया था? हो सकता है सर, मैं निर्मला और खीमू दोनों का पता लगवा रहा हूँ। और मुझे लगता है हमें जोसेफ और उसकी बेटी जेनिफर से भी मिलना चाहिए। हो सकता है इन दोनों के पास खीमू से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन। हाँ बेटा जेनिफर। पापा कहाँ हैं आप? हाँ, आपको पता है ना आपकी जान को खतरा है, फिर आप ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? टेंशन मत ले बेटा, आज वो क्या थोड़ा वॉक करते करते लंबे रूट पे आ गया था, लेकिन डोंट वरी, जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है, बस जल्दी घर आइए और प्लीज संभल के आइएगा। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस पता है आपको कहाँ पर है? मैं यहाँ का नहीं हूँ, अब किसी और से पूछो। हाँ, मैं अपने डार्क पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहती। जेनिफर, व्हाट हैपेंड? मिस्टर जोसेफ। या? देखिए, हम आपके पुराने एम्प्लॉय खेमू को तलाश कर रहे हैं। हमें डाउट है कि जेबी रोड पर जो बैंक रॉबरी हुई थी, ब्लास्ट हुआ था, उसमें वो इन्वॉल्व है। हमें पता चला कि वो पहले आपके यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप उससे कैसे मिले, मतलब कैसे जानते हैं आप उसको? सर वो हमेशा कहता था मैं यूपी से हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगता वो नेपाल है। वो अनाथ था सर। जब वो 14 ईयर्स का था तब मैंने उसको काम पे दिया। मैंने उसको अपने सन की जैसे पाला, लेकिन मुझे क्या पता था वो मेरी डॉटर के साथ ही। मिस्टर जोसेफ, फिलहाल वो एक कोठी में रह रहा था जो गौतम नगर में है, और वो कोठी एक निर्मला नाम की औरत के नाम पर है। ये है वो निर्मला। आप लोग जानते हैं इसको? मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानता। इन दोनों विक्टिम के वर्तमान और अतीत का पता करने के अलावा पुलिस रेस्टोरेंट के मालिक वरुण, संदेश की दोस्त आयशा, राजनेता ब्रिज, बिजनेसमैन सर्वेश
और जयचंद के बाद अब खेमचंद उर्फ खेमू का इतिहास जानने के लिए इतनी इच्छुक क्यों थी? क्या खेमू के गायब होने की कहानी इस केस को लीड दे सकती थी, या पुलिस इस दिशा में जाकर वक्त जाया कर रही थी? बहुत तलाश करने के बाद भी खेमू का कोई लीड नहीं था, और इस क्राइम से जुड़े हुए हर स्थान का डंप डाटा निकालने के बाद भी पुलिस गुनाह के असल मकसद से भी बेखबर थी और असली गुनहगार से भी। लेकिन गुनहगार चुप नहीं बैठा था, वो एक और चौंकाने वाली योजना को अंजाम पहुंचाने वाला था। सर, इन चिट्स की हैंडराइटिंग हमारे किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं होती। और सर, ये निर्मला और खेमू, ये दोनों भी कहाँ हैं पता ही नहीं चल रहा। सर क्या तो? हाँ मनीष। सर, हबीबगंज थाने में एक अज्ञात औरत ने पीसीओ से फोन करके टिप दी है कि कल एक और ब्लास्ट होगा। उसने ये नहीं बताया कि ब्लास्ट कहाँ पे होगा और उसका नाम क्या है, और पीसीओ से उस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। कल 30 जुलाई है और कल जंकुरा में ब्रिज की रैली भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार की तरह इस बार भी? लेकिन सर, पिछली बार एक औरत ने रेस्टोरेंट में फोन पे फूड ऑर्डर करके कांड किया था। इस बार ये औरत कौन है जिसने पुलिस को अलर्ट करने के लिए फोन किया? अगर हमने अलर्ट जारी किया तो क्रिमिनल अलर्ट हो जाएगा। उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग मंगवाओ। यस सर। लेकिन सर, हमें अलर्ट तो करना चाहिए और इस रैली को भी कैंसिल करना होगा। अगर हम क्रिमिनल्स को रंगे हाथों पकड़ने का रिस्क लेंगे तो डेंजरस हो सकता है। अरे सर्वेश जी, आप यहाँ? मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना। मुझे कह देते, मैं आज हाजिर हो जाता। पुलिस मेरी इंक्वायरी कर रही है और आप मुझसे पिंड छुड़ा रहे हैं। इलेक्शन तक शांति रखिए। तुम्हारे ऊपर जितने भी ये ईडी के मामले चल रहे हैं ना, सबका निपटारा करवा दूंगा। और वो बम ब्लास्ट वाले केस का क्या? वो भी निपट जाएगा। सर, चारों तरफ अलर्ट तो है, लेकिन फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिला। सर बॉम्ब स्क्वाड चारों तरफ ढूंढ रहा है, लेकिन सर कहीं से भी बॉम्ब की कोई अपडेट नहीं है। अगर वो बॉम्ब नहीं। हेलो सर, मैं हबीबगंज थाने से रोहित गुप्ता बोल रहा हूँ। हमें जयचंद के एक और नंबर के बारे में पता चला है जो उसने 6 महीने पहले बंद करवा दिया था। और सर, उस नंबर के सीडीआर में हमें एक फेक नंबर भी मिला है। रोहित, वो नंबर मुझे सेंड करो क्विक। मनीष, ये एक नंबर आया, इसकी सारी डिटेल्स निकालो। ये जयचंद का दूसरा नंबर है। ओके सर। वो आइसक्रीम स्टोर बंद किया था ना सर, तो ये नंबर भी बंद कर दिया था मैंने। इससे पहले कि मैं तेरी उम्र का लिहाज करना बंद कर दूं, सीधे सीधे बोल, इस फेक आईडी के नंबर से कौन कॉल करता था तुझे? ये नंबर तो उस चालू औरत का सर, वो जो मुझे लाखों का चूना लगा गई थी सर। वो लाखों का चूना लगाया तुझे? लाखों का चूना लगाया तो फिर तूने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मेरी कुछ चैट्स थी उसके पास, वीडियोस थी, पिक्स थी। मुझे इज्जत का डर था। इज्जत तो हम निकालेंगे तेरी। सीधे सीधे बोल, वो नंबर किसका था, कौन इस्तेमाल कर रहा था? वो शनाया नाम की औरत थी सर। उसका फोटोग्राफ तो होगा तेरे पास? नहीं है सर, मेरे पास कहाँ? तेरे साथ फोटो वीडियो थे उसके पास। और हाँ मनीष बोलो। सर, फिलहाल ब्लास्ट की तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक बात है सर, आज सुबह खेमू के मालिक जोसेफ का मर्डर हुआ है। हो सकता है सर इस मर्डर का, इस ब्लास्ट का और इस बैंक रॉबरी का आपस में कोई कनेक्शन हो। जोसेफ तो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर रहता है, तुम उसे इस ब्लास्ट से। लेकिन सर, लोकल पुलिस ने बताया कि जोसेफ की बेटी को इस बात का शक है कि ये मर्डर खेमू ने किया है। जेनिफर, एक प्रॉब्लम हो गई है। तो जोसेफ का जहाँ पे मर्डर हुआ वहाँ से लोकल पुलिस को ये अजीब सा वेपन मिला है। मर्डर इसी से हुआ है। ये कैन पिस्टल तो जैकेट बॉम्ब से भी अनोखी है, और अगर खेमू ने मर्डर किया है तो उसके पास ऐसा वेपन आया कहाँ से? और क्रिमिनल क्राइम सीन पर वेपन छोड़ के क्यों भागा, वो भी ऐसा वेपन? सर जयचंद ने ये स्केच बनवाया, वो इस लड़की का नाम शनाया बता रहा है, लेकिन सर ये तो जेनिफर है।
हाँ मनीष, ये देखिए सर, यहाँ भी कबर्ड खुला हुआ है और बाहर भी सामान बिखरा हुआ है। लगता है जेनिफर यहाँ लूट की जगह देकर भाग गई ताकि हमको लगे कि उसको किसी ने गायब किया है। 30 तारीख अभी टली नहीं है, हो सकता है वो दूसरे ब्लास्ट का प्लान एग्जीक्यूट कर रही हो। मनीष सर, कैसे भी करके हमें उसको ट्रेस करना होगा। उसका नंबर सर्वेलेंस पर डाल दो सर, उसकी लोकेशन का पता चलेगा। 1 मिनट, जब हम यहाँ पर पहले आए थे तो जोसेफ की कार खड़ी थी यहाँ पर। सीसीटीवी से उस कार का नंबर कैप्चर करो और सब जगह सर्कुलेट करो तुरंत। जल्दी कर, जल्दी कर। खेमू, स्पीड बढ़ाना है यार, नेपाल में आज ही एंटर करना है। तुम लोगों ने जोसेफ को मार के ये सोचा ना कि मुझे भी मार दे और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। नो खेमू, ये सब तो सिर्फ पुलिस की थियरी है। हम तुझे क्यों मारेंगे? वैसे तो तू भरोसे करने के लायक नहीं है। 11 साल पहले तूने मुझे प्यार करके धोखा ही दिया था, याद है ना तुझे? पापा, ये मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था पापा। खुद का सही मेरे टोटल के साथ। वो तब मैं छोटी थी, डर गई थी, पर जब तू बाहर निकला तो तेरे से मिलने आई ना मैं। वो तो इसीलिए कि तुझे तेरे बाप को मरवाना था मुझसे, और ये तेरा खेल। देख खेमू, गलत में मत बढ़ा यार, स्पीड बढ़ा ले, नेपाल पहुंचना है आज ही। ठीक है, तो अब नेपाल पहुंच के हिसाब चुकता होगा। सर, वो गाड़ी मिल गई है। वो कार डंप करके दूसरा व्हीकल लेके भागे होंगे। वहां से सभी डायरेक्शन में अच्छे से सर्च करो। जी सर। फास्ट फास्ट। हेलो सर, जेनिफर और खेमू एक कार में जाते हुए कैप्चर हुए हैं। सर, गाड़ी का नंबर है MPXX 8977। सर, वो बाईपास रोड की तरफ गई है। फास्ट फास्ट। खेमू, गाड़ी साइड में लगा लेना यार, वो टॉयलेट लगा है। चाबी दे। गलत चलो को गाड़ी में। अपने रेपिस्ट के साथ दोस्ती कर ली? मुझे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत शातिर समझती हो अपने आप को। और तू जेल से बाहर आते ही निर्मला से शादी कर ली? कहाँ गायब किया निर्मला को? उसे तो मैंने शादी करते इस वक्त पहुंचा दिया, लेकिन इस कमीनी का नर्क मुझे ले डूबा। अपने बाप को मारने की सुपारी दी थी इसने मुझे, और इमाम से कत्ल करवा दिया उसका। बैंक रॉबरी, ब्लास्ट, ये सब तुम्ही लोगों ने प्लान किया था ना? और 30 जुलाई को भी। 30 जुलाई का ब्लास्ट वो सिर्फ एक खेल था। ब्लास्ट तो सिर्फ एक ही हुआ था, 16 जुलाई को। मुझे 2 वेज थाली ऑर्डर करनी है, पार्सल जेमिनी गार्डन भिजवा देना। वैसे पहले ही प्लान नहीं था, लेकिन जब मैंने खेमू को अपने बाप को मारने की सुपारी दी तो कहानी बदल गई। माना मैं तुझसे दोस्ती नहीं निभा पाई, लेकिन तू मेरे बाप से दुश्मनी निभा। मार दे उसे और बदले में 5 लाख ले ले। 5 नहीं 25 लाख लगेंगे, सोच ले। साले ने इतना बड़ा मुंह फाड़ा कि बैंक रॉबरी का प्लान इसे बताना पड़ा। करोड़ों के लालच में हाथ मिला लिया था इसने हमसे। फिर इमाम ने बारूद का इंतजाम किया और खेमू के जीनियस दिमाग से हमने एक जैकेट बॉम्ब तैयार किया। इस जैकेट में फिट होने वाला इंसान मिल गया है,
अब बस जगह फाइनल करनी है। संदेश का सपना था कि वो अपना खुद का एक कैफे खोले, बस हमने उसे थोड़ा सा लालच दिया और वो हमारे साथ शामिल हो गया। व्हाट? संदेश भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ था? मैं तैयार हूँ, लेकिन वो जैकेट पहन के मैं नहीं जाऊँगा बैंक में, मेरी दोस्त जाएगी। मैं उसको अपने हिस्से में से पैसे दे दूँगा। उस लड़की को अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन काम होने से पहले ही उसकी माँ गुजर गई और फिर वो प्लान से बैकआउट करने लग गई। तो इसीलिए ये कहाँ लेकर आए हो और ये घर किसका है? उस लड़की को जयचंद के घर में क्यों मारा? क्योंकि मेरा खड़ूस बाप मुझे पैसे नहीं देता था, इसलिए जयचंद को पहले हनी ट्रैप किया। मुझे पता था कि वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता है। इनफैक्ट हमने बॉम्ब बनाने के लिए भी उसका घर इस्तेमाल किया था। फिर लगा कि उस लड़की को भी वहीं खत्म कर देता है। और संदेश, उसको भी मारने का प्लान पहले से तय था? प्रकृति के बाद उसे ही वो जैकेट पहनकर बैंक में जाना था और उसे ये मालूम था कि अगर वो मना करेगा तो हम लोग उसे मार देंगे। हम लोगों ने उसे कन्विंस किया। उसे कहा कि उस जैकेट में बारूद ज़रूर होगा लेकिन वो फटेगा नहीं। अब तुझे खुद ही पुलिस के रडार में आना है और उन्हें पत्थर और चिट वाली कहानी सुनानी है। 3 अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग पत्थर और अलग अलग चिट मिलेंगे, जिससे उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुझे फंसाएगा। पक्का ना? और तुम लोगों ने उसको डिच किया, लेकिन 16 जुलाई को ब्लास्ट के लिए वही जगह क्यों चुनी जहां से नेता ब्रिज की रैली निकलने वाली है? ताकि आपको ये सब पॉलिटिकल लगे, लेकिन जैसे ही आप खेमू तक पहुंचे हमें लगा कि ये सब रिस्की हो सकता है। इसीलिए पीसीओ से आपको फ़ोन किया और आपके दिमाग में कीड़ा डाला ताकि लगे कि ये सब पॉलिटिकल है, और फिर अपने बाप को मार के खेमू को मार के गायब करने का प्लान था। तो मुझे कहीं भागना नहीं पड़ता। सोचा था अपने बाप की प्रॉपर्टी पे जिंदगी भर ऐश करूंगी, लेकिन इस इमाम ने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। देखिए मिस्टर रजत, मैं आपकी कंडीशन को देख के आपको एडवाइस कर रहा हूं। आपका कैंसर 4th स्टेज में है। आप कितना भी केमोथेरेपी और रेडिएशन ले लें, लेकिन हकीकत यह है कि आपका ठीक हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सर, पर हम ऐसे कैसे गिव अप कर दें? रजत का ट्रीटमेंट ऐसे बीच में कैसे छोड़ दें सर? पूर्वी जी, मैं आपके इमोशंस को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि रजत पहले ही बहुत दर्द बर्दाश्त कर चुका है। आगे मर्जी आप लोगों की है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। ये हर्बल मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूँ रजत के पेन के लिए। मेरी आपको सलाह होगी कि आप ऊपर वाले से दुआ करें, अच्छे की उम्मीद करें, लेकिन बुरे के लिए तैयार रहें। बकवास कर रहा है ये डॉक्टर। आई कांट लीव यू हैंगिंग। कोई बकवास नहीं कर रहे हैं डॉक्टर। तुम्हें भी पता है पूर्वी कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, फिर क्यों मेरे साथ तुम भी सफर करना चाहती हो? मुझे तुम्हारे लिए 100 गुना भी सफर करना पड़े ना तो भी मैं करूंगी। बच्चे कुछ पैसे तो क्या घर पे बेचना पड़े तो वो भी बेच दूंगी, पर मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती रजत। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते क्या? ओए बिल दे रे। लो भाई जी। 650। भांग खाए हो कि लूट मची है? लूट लो। लूट किस बात की भाई जी? जो है सब लिखा है बिल में। अबे तू लाख रुपए लिख देगा तो क्या तुझे लाख रुपए दे दूंगा इस 2 कौड़ी के खाने के? ये पकड़, खाना सड़ा गला खिलाएंगे, पैसे पूरे मांगेंगे। अरे भाई जी, इतने की तो आप शराब पी गए। ओए जितना दे दिया उसी में तसल्ली कर। पर भाई जी रुको। ओए हट।
कहाँ जाना है? थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। आ जाओ, बैठ जाओ, छोड़ देते हैं। ऑफ कोर्स रजत का इलाज हो सकता है। रजत को 4th नहीं 3rd स्टेज का कैंसर। विटामिन ट्रीटमेंट के बाद हम लोग कीमो स्टार्ट करेंगे। हाँ, बट आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम रखेंगे सर, आप जैसे कहेंगे ना हम वैसे करेंगे। गुड। हाँ, इंश्योरेंस है रजत का आपकी कंपनी से। अगर आप पैसे नहीं भरोगे तो कौन भरेगा? क्या हुआ रजत को? डॉक्टर लेके जाइए इन्हें प्लीज। डॉक्टर, लेकिन हुआ क्या रजत को? रजत! हाँ सर, मैं पहचानता हूँ इसको। टेम्पो ड्राइवर है ये, इसी रूट पर चलता था, अक्सर आता था मेरे ढाबे पर। लाश मिली है इसकी 2 दिन पहले, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हाईवे पर। लाश? सर 3 दिन पहले ये मेरे ढाबे पर आया था। जाते वक्त एक औरत को लिफ्ट देते हुए भी देखा था मैंने। जरूर इसी ने कुछ किया होगा उस औरत के साथ भी, तभी उसने इसे मार दिया होगा। नाम पता जानते हो इसका? सर नाम पता तो नहीं मालूम, पर हाँ पहले ही अपना मोबाइल ढाबे पर ही भूल गया था। एक मिनट सर, ये लो सर, शायद इससे कुछ आपको पता चल जाए। ठीक है। आपकी बच्ची को अर्जेंटली हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। टाइम बहुत कम है उसके पास। जी आप कौन? मेरी बेटी पीहू इस हॉस्पिटल में एडमिट है और आपके पिताजी की वजह से उसकी जान बचाई जा सकती है। कैसे? मेरी बेटी सिर्फ 8 साल की है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। डॉक्टर का कहना है कि आपके पिताजी का हार्ट उसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरे पिताजी अभी जिंदा है। पर ब्रेन तो डेड है ना, और वो कभी रिकवर भी नहीं करेंगे। ये आप कैसे कह सकती हैं? और अगर ऐसा है भी तो मैं आपकी बेटी के लिए अपने पिताजी को मार दूं? देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आपके पिताजी ने तो पूरी जिंदगी जी ली, पर मेरी बेटी पीहू वो तो सिर्फ 8 साल की है। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। आपके पिताजी की मौत मेरी बेटी को जिंदगी दे सकती है। अरे कौन है ये औरत? भाई साहब, कौन है ये? कोई है यहाँ पे? बाहर निकलो इसे। मेरी कोई है यहाँ पे? जिंदगी आपके हाथ में, प्लीज उसे बचा लीजिए प्लीज। भाई साहब प्लीज, उसे 8 साल की है, आप थोड़ा तो समझिए। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। भाई साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज थोड़ा सोचिए। अब अंदर मत जाना। ए रुको, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अपने पति को मनाने में। बहन जी आपका बहुत बहुत एहसान होगा, आप प्लीज हार्ट। अरे मेरी बात तो सुनिए पूरी। एहसान की कोई बात नहीं है। आप पापा जी के हार्ट के बदले हमें सिर्फ 5 लाख रुपए दे दीजिएगा। 5 लाख? पर बहन जी इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है।
सारे पैसे पहले ही पीहू के इलाज में खर्च हो चुके हैं। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तो फिर रहने दो, बिना कुछ मिले मैं कैसे समझा पाऊंगी अपने पति को? नहीं नहीं, सुनिए, मैं कुछ करती हूँ। मैंने अपने पति से बात करती हूँ, मुझे हार्ट चाहिए। ठीक है। हेलो, सर, इन 8 मर्डर्स में एक बात कॉमन है। जब जब ये मर्डर हुए हैं, एरिया के लोगों ने लाल सलवार सूट पहने एक औरत को देखा है गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हुए। क्लियरली एक सीरियल किलर का काम है राजेश, वो भी एक औरत। हमें सीरियल किलर मैपर की ज़रूरत पड़ेगी किलर की प्रोफाइलिंग करने के लिए। अरेंज करो। जा भाग। बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी टैक्सी वाले का खून नहीं किया सर। तो जिस टैक्सी ड्राइवर की डेड बॉडी हमें मिली है उसकी टैक्सी तेरे पास कैसे आई? कौन? पिछले 1 साल से चोरी की गाड़ियों का कलर और चेसिस नंबर बदल के बेच रहा था ना तू? सोच रहा था कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इस बार तूने जल्दी में चेसिस नंबर बदलना भूल गया। मैंने कुछ नहीं बदला सर, कुछ भी नहीं बदला सर। मुझे गाड़ियाँ वैसे ही मिली थी जैसे आपको मिली है सर। फिर ये सारी गाड़ियाँ तेरे पास आई कहाँ से तेरे पास? सर कॉल आते थे उन गाड़ियों को उठाने के लिए, और कॉल पर ही अलग अलग जगह का एड्रेस दिया जाता था। उन गाड़ियों को उठाने के बाद पेमेंट वही रखने के लिए बोलते थे साहब। कौन करता था फोन? किससे बात होती थी तेरी? अलग अलग नंबर से फोन आता था साहब, एड्रेस बताने के लिए। बेटा कुछ खा ले, ऐसे कब तक बिना खाए पिए जागती रहेगी? हेलो, मैंने पहले भी आपको फोन किया है, मेरी डॉक्टर बख्शी से अभी बात करवाइए। अगर इस बार डॉक्टर बख्शी कॉल पर नहीं आया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी उनकी। मेरे पति की मौत के जिम्मेदार है वो। वेट, अब किस लिए फोन किया आपने यहाँ पे? आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको क्यों फोन किया है। देखिए, आपके हस्बैंड की अभी अभी डेथ हुई है। कहीं आप इमोशंस में आके तो हॉस्पिटल को ब्लेम नहीं कर रही हैं? क्योंकि बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल है ये। रेप्यूटेड है तो क्या हुआ? मेरे पति का मर्डर किया है डॉक्टर बख्शी उन हॉस्पिटल वालों ने। मुझे रिपोर्ट लिखवानी उन लोगों के खिलाफ, कातिल है वो लोग। और आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रही है, क्यों? क्या हुआ? सर वो मेरे रजत को उन लोगों ने। मैंने सब सुन लिया, आप प्लीज बैठिए बैठिए। मनप्रीत। यस सर। मैडम से एनसी लो रिटर्न में, और खुद सिटी हॉस्पिटल जाकर पर्सनली चेक करो। यस सर। मैम, रजत को बचाने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने वो सब कुछ किया, पर वो नहीं बच पाया। कैंसर तो आपको पता है कितनी अनप्रेडिक्टेबल सी बीमारी है, न जाने कब क्या हो जाए। झूठ बोल रहे हैं आप। ये रजत को कैंसर ने नहीं मारा, बल्कि आपने और आपके हॉस्पिटल ने मारा है। मैं ना आपको छोड़ो, बाहर जाइए आप, प्लीज बाहर जाइए, लेके जाओ इन्हें। झूठ बोल रहे हैं ये। रजत को बचाने का वादा किया था इन लोगों ने। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। देखिए रजत ना तो पहला ऐसा पेशेंट है जिसकी डेथ मेरे हॉस्पिटल में हुई है, और ना ही पूर्वी कोई पहली ऐसी रिलेटिव है जो इस तरह से हंगामा कर रही है। हाँ, रजत की मौत पे मुझे भी डाउट है। डाउट है? पूर्वी मुझसे पैसे मांग रही है।
रजत की मौत के हर जाने के तौर पर। डॉक्टर बख्शी, मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब रजत के इलाज में खर्च हो गए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपने खर्चे कैसे उठाऊं? आपको तो कंपनसेशन देना ही होगा, चाहे ऐसे या वैसे। जिस टाइम रजत की डेथ हुई ठीक उससे लगभग आधा घंटा पहले मेरे डॉक्टर्स ने राउंड किया। रजत वॉज परफेक्टली फाइन। उसके आधे घंटे के अंदर अंदर न जाने ऐसा क्या हुआ कि रजत की डेथ हो गई। पर उस टाइम पूर्वी अकेली थी मैम रजत के साथ रूम में। इंटरेस्टिंग। पता है मनप्रीत, पैसा आदमी से कुछ भी करवा सकता है, तो फिर ये पूर्वी क्या चीज है? इसका बैकग्राउंड चेक करो। यस सर। और वो हॉस्पिटल में कुछ सस्पिशियस मिला क्या? सर हॉस्पिटल में तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन डॉक्टर बख्शी वो शायद जितना अच्छा खुद को दिखाते हैं उतने अच्छे वो है नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बख्शी के साथ कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर बख्शी और हॉस्पिटल दोनों को इन्वेस्टिगेट करो। यस सर। सर मुझे पैसों की जरूरत है और आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं मुझे पैसे देने से? हेलो आप ठीक हो भाभी? बैठिए, थोड़ा पेशेंस रखिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे गुस्सा करोगे तो आप खुद का ही नुकसान करोगे भाभी। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम ना ज्यादा सिंपैथी मत दिखाया करो और मुझसे दूर से बात किया करो। बार बार यहाँ मत आया करो, चले जाओ यहाँ से। आप बात को समझ नहीं रही हैं मैडम। हॉस्पिटल में जगह नहीं है दूसरे पेशेंट्स के लिए, और आपकी बेटी का एक ही इलाज है, हार्ट ट्रांसप्लांट, और वो आप अरेंज नहीं कर पा रही हैं। अब एक काम करिए, या तो इसको आप घर ले जाइए और इसके साथ टाइम स्पेंड करिए प्लीज। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? मरने के लिए ले जाऊं अपनी बेटी को घर? मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक दिन का टाइम और दे दीजिए। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पैसों का इंतजाम इसके हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बस एक दिन, या तो आप हार्ट अरेंज करिए या फिर इसको आप घर ले जाइए प्लीज। पीहू बेटा, पापा सब ठीक कर देंगे। मैं जानती हूँ माँ। मेरा बच्चा। ज्ञान के मर्डर केस में हमारे पास एक ही सस्पेक्ट है, वो ढाबे वाला वीरू, जिसका झगड़ा हुआ था ज्ञान के साथ। ओए जितना दे दिया उसी में तसल्ली कर। अरे पर भाई जी रुको। ओए हट। बाकी पुलिस स्टेशन से कुछ पता चला? हाँ सर, हाईवे पे हो रही लूटपाट की गैंग के बारे में पता किया। गैंग के बारे में क्या पता चला? सर गैंग के बारे में कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन पिछले 1-2 सालों में कई पुलिस स्टेशन में ज्ञान जैसे ही सिमिलर मर्डर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर विक्टिम की पहचान नहीं हो पाई है सर। और जिन 1-2 विक्टिम की पहचान हुई भी थी, उनके केस को रैंडम लूटपाट की केस की तरह इन्वेस्टिगेट किया गया। अगर ये ढाबे वाला वीरू उस ज्ञान को नहीं पहचानता और उस लाल सूट वाली औरत के बारे में हमें नहीं बताता, तो हम भी शायद इस केस को एक रैंडम केस की तरह ट्रीट कर रहे होते। सर अब क्या करें? पहले तो हमें यह पता करना है कि ये वीरू सच बोल रहा है या सिर्फ हमें बहका रहा है। तुम ऐसा करो, बाकी के पुलिस स्टेशन से जो भी सिमिलर केस रिपोर्ट हुए हैं उनकी डिटेल मंगवाओ और उसे आपस में टैली करो। देखो कोई लीड मिलती है या नहीं। जी सर। सर 12 केसेस हैं ज्ञान के जैसे। 12 केस तो रिपोर्ट हुए हैं तेजिंदर, क्या पता कितने केस रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे। मॉडस ऑपरेंडी को देखकर तो यही लग रहा है कि कोई गैंग एक्टिव है हाईवे पर। और सर वो औरत जो ज्ञान के साथ देखी गई थी, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो औरत विक्टिम को फंसा के गैंग के पास लेके जाती होगी, या फिर उसने खुद मर्डर किए होंगे। सर 8 विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्टडी कर रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ खास मिला नहीं था इन्वेस्टिगेटिव टीम्स को। सर हाईवे पर एक औरत की डेड बॉडी मिली है।
लाल सूट। सर ये कहीं हुई तो नहीं? बॉडी को बाहर निकाल। बॉडी को सबसे पहले तुमने देखा था? जी सर, मैं बस यहाँ से जा रहा था तो मेरी नज़र पड़ी सर। तो जब यहाँ आए बॉडी के आसपास किसी को देखा? नहीं सर, यहाँ पर कोई भी नहीं था। सर इसका नाम प्रतिमा सागर है, और सिर्फ इसकी आईडी नहीं, इसके पर्स से और भी देखिए क्या क्या मिला है। सुनो यहाँ, ये प्रतिमा सागर यहीं रहती है? जी प्रतिमा यहीं रहती हैं, लेकिन काफी दिन से दिखाई नहीं दी। तो इसकी फैमिली में कोई नहीं है? अरे सर फ्री है सर, कोई होता भी तो वो भी साथ छोड़ के चला जाता। ऐसा क्यों? अरे सर साइको है, कब आती कब जाती इसका कोई पता ही नहीं लगता, किसी से बनती ही नहीं है इसकी। अगर गलती से कोई इससे बात भी कर लेना तो खाम भड़क जाती है। ऐसी औरत से कौन कांटेक्ट रखना चाहेगा, ना घर वाले ना बाहर वाले। तो ठीक है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा रीवा कैसे मान गई आपकी बात, जो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल के बजाय ये होम बर्थ का ऑप्शन चुना, जबकि उसकी प्रेगनेंसी पहले से इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। मान गई, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना सब डॉक्टरों के बनाए हुए फतूर हैं। अरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वो चीर फाड़ करेंगे सिर्फ पैसा बनाने के लिए। वैजी ने दवाई दी है ना, उससे सब ठीक हो जाना है, तू चिंता मत कर। रीवा का बच्चा अटक गया है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। We want justice. 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 अरे हटिए हटिए, प्लीज 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 हटिए, स्कूटी स्ट्रेचर लाओ प्लीज। We want justice. We want justice. मत रीवा, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम हॉस्पिटल में है ना, हौसला रख, सब ठीक होगा रीवा। मैं ना वैजी को फोन करती हूँ, वो जरूर कोई दवा बताएंगे। किसी को फोन नहीं करेंगे आप, पहले रीवा और मेरे बच्चे की जान खतरे में डाल चुकी हैं आप। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे रीवा की कोई फिक्र ही नहीं। बेटी है वो मेरी। बेटी है? ये रहे तुम्हारे पैसे। लेट कर दिया तुमने, अब कुछ नहीं हो सकता। डैडी जी गुजर गए। कुछ नहीं हो सकता मतलब? अब तो तुम्हारे ससुर मर गए ना, अब तो इजी हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, डेथ हार्ट फेल होने से हुई है, और तुम्हें तो हार्ट ही चाहिए था ना। परी मेरी सो रही है, पीहू मेरी सो रही है, परी रानी आएगी, पीहू को खिलाएगी, पीहू खुश हो जाएगी। मम्मा मम्मा चिल्लाएगी, मम्मा मम्मा चिल्लाएगी, पापा पापा चिल्लाएगी, पीहू खुश हो जाएगी, पीहू मेरी सो रही है, परी। हाँ? पीहू को क्या हो गया? ये सांस नहीं ले रही है। पीहू पीहू बेटा आंखें खोलो। बेटा पीहू, बेटा आंखें खोलो। क्या हो गया? एक मिनट। पीहू पीहू आंखें खोलो बेटा। पीहू पीहू आंखें खोलो। सारे प्रूफ प्रतिमा को हमारी सीरियल किलर बता रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा।
ये भी तो हो सकता है कि ये सारे प्रूफ्स प्लान किए गए प्रतिमा के खिलाफ, ताकि हम हमारी इन्वेस्टिगेशन बंद करें। प्रतिमा की बॉडी हमें यहाँ मिली, तुम उस तरफ जाके पूछताछ करो, हम लोग इस तरफ देखते हैं। हो सकता है प्रतिमा के केस में कोई नया लीड मिले। ठीक है सर। इसको, हाँ साहब, इस औरत ने मेरी दुकान से पानी खरीदा था। भैया एक पानी की बोतल देना, थोड़ा जल्दी दे दो। मैडम कौन है वो? कोई नहीं। कौन था वो आदमी? सब इतना तो नहीं पता, बहुत अंधेरा था, पर वो आदमी ना कद काठी से बहुत लंबा चौड़ा था। यानी कि मेरा शक सही था, कोई तो प्रतिमा का पीछा कर रहा था। उसी ने प्रतिमा को मारा और उसकी बॉडी पे सीरियल किलर होने के प्रूफ प्लांट करके खुद गायब हो गया। सर लग तो ऐसा ही रहा है। दुकानदार की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पीछा करने वाले की कदकाठी हमारे सीरियल किलर की प्रोफाइल से मैच कर रही है। प्रतिमा के मोहल्ले में जाके पूछताछ करो, देखो किसी ने कोई सस्पिशियस आदमी या औरत प्रतिमा के घर के पास देखा है कि जो कोई भी प्रतिमा को फॉलो कर रहा था वो प्रतिमा के अजीब बिहेवियर के बारे में जानता, और वो ये भी जानता था कि प्रतिमा के आगे पीछे कोई नहीं। इसीलिए उसने प्रतिमा को हमारी सीरियल किलर बनाकर हमारी इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश की। हमें एक बहुत ही डेंजरस और स्मार्ट सीरियल किलर को ट्रेस करना है। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, न जाने वो अपना अगला शिकार किसे और कहाँ करे। सर जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में डेड बॉडीज मिली थी वो सभी हाई अलर्ट पर हैं। अलर्ट पर ही रखो उन्हें। सीरियल किलर आजाद घूम रहा है, जल्दी नहीं पकड़ा गया तो और भी मर्डर होंगे। ओके सर। पुलिस की दोनों टीमें सही रास्ते पर थी। एक खतरनाक सीरियल किलर जो उनसे अभी तक हमेशा एक कदम आगे था, उसे पकड़ने में पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला कि सीरियल किलर कोई औरत नहीं बल्कि एक पुरुष था जो प्रतिमा का पीछा भी कर रहा था। सिर्फ ब्रेक थ्रू ही नहीं बल्कि पुलिस टीम का यह अंदाजा भी सही था कि जब तक इस सीरियल किलर को वो रोक नहीं पाते हैं तब तक और भी बहुत कुछ होने वाला है इस केस में। डेड बॉडी मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक आप घर चाहिए, मैं आता हूं। जी मैंने सुना आपकी बीवी के बारे में, इन हॉस्पिटल वालों ने आपकी बीवी और बच्चे दोनों को मार दिया ना, जैसे मेरे रजत को मारा था। देखिए आप हमें प्लीज अकेला छोड़ दीजिए, वी आर इन पेन, हम बहुत दुखी है, प्लीज चलो। अच्छा ही हुआ रजत को अपनी जिंदगी से मुक्ति मिल गई। पूर्वी उसके साथ रह के भुगती तो रही थी, कम से कम वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी तो सकती। अपनी मर्जी से मतलब? अरे मैम, मरने वाले के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। रजत को कैंसर होने से पहले ही उसने अपने भाई विशाल को अपनी मम्मी पापा के घर भेज दिया था। अब रजत के मरने के बाद वो जब चाहे अपनी मर्जी से आता जाता है। मुझे तो ये लगता है विशाल और पूर्वी के बीच कुछ। सिटी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में एक चीज बहुत ऑड है। क्या? शहर के बड़े बड़े और फेमस हॉस्पिटल्स में भी इतने ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो रहे हैं जितने इस सिटी हॉस्पिटल में हो रहे हैं। इनफैक्ट पूर्वी के हस्बैंड रजत, उसके भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट वही हुए थे। और सर पूर्वी, उसके बारे में हमें ये पता चला है। ये देखिए, ये तो रजत के इंश्योरेंस के पेपर है। बिल्कुल। और आप रजत की इंश्योरेंस को क्लेम करना चाहती हैं, वो भी जल्द से जल्द। हाँ तो इसमें गलत क्या है? मेरे पति के नाम पे इंश्योरेंस था और अब उसकी डेथ हो गई है, क्लेम नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? गलत? इसमें कोई गलत नहीं है, बल्कि आपके और आपके देवर विशाल के बीच में जो भी कुछ चल रहा है, क्या वो सही है? क्या चल रहा है मेरे और विशाल के बीच में? कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि आपके और विशाल के बीच में जो कुछ भी चल रहा था, इसी वजह से रजत ने विशाल को उसके माँ बाप के पास भेज दिया था, क्योंकि उसे शक था। बकवास कर रहे हैं आप। ये रजत ने विशाल को यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, मगर वो यहाँ आकर कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। मेरे साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने रजत को बोला था विशाल को वापस मम्मी पापा के पास भेजने के लिए। और ये डॉक्टर बख्शी से कॉम्पनसेशन के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहा है। मैंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की है सर, मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था कि उन्हें रजत की मौत का हर्जाना भरना पड़ेगा।
और डॉक्टर बच्ची इस बात का बतंगड़ बना रहे और कुछ नहीं कर रहे सर। मुझे तो इस बात का विश्वास नहीं होता सर कि जो लोग मेरे पति की मौत की जिम्मेदार है अब उनकी बात पे भरोसा कर रहे हैं। पूर्वी जी, हमें आपके बारे में कुछ बातें पता चली थी तो हमने आपसे पूछताछ की। हमें डॉक्टर बख्शी और उनके हॉस्पिटल के बारे में कुछ बातें पता चली हैं, उनसे भी पूछताछ करेंगे। मेरा बेटा 29 साल का था। आज तक अपेंडिक्स के अलावा उसे कभी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई और उसी के लिए हम सिटी हॉस्पिटल में उसको लेकर गए थे, मगर वो जिंदा वापस ना आ सका। क्या आपने अपने बेटे के ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए कुछ पेपर्स पे साइन किया था? मैम, इलाज के दौरान उन्होंने हमसे इतने पेपर साइन करवाए, हो सकता है बीच में कोई ऐसा पेपर रख दिया हो। हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। किडनी कौन दे रहा था ये जानकर मुझे क्या करना था मैम? सिटी हॉस्पिटल वालों ने बताया किडनी अवेलेबल है तो मैंने ट्रांसप्लांट करवा ली। कितना पैसा दिया था आपने ट्रांसप्लांट का? 3 लाख पड़े थे मैम। आधा पैसा ऑनलाइन दिया था, आधा कैश में। सर, मेरी बीवी रीवा को प्रेगनेंसी में पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, फिर भी मेरी सास ने उसे इस देसी इलाज के चक्कर में फंसा दिया। अब आप ही बताइए, मैं अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार किसे मानूं? हॉस्पिटल को या अपनी सास को? मिस्टर शिव, एक बात बताइए, आपकी पत्नी रीवा के ऑर्गन्स डोनेट हुए थे? सर, जितने भी ट्रांसप्लांट हुए हैं मेरे हॉस्पिटल में सबके सब लीगल हैं। हमारे पास पेपर्स हैं, रिलेटिव की परमिशन है। लेकिन डॉक्टर बख्शी, सब केसेस में ट्रांसप्लांट के बेनिफिशरीज या रिलेटिव्स को पता ही नहीं था कि वो डोनेशन के पेपर पे साइन कर रहे हैं। दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बेनिफिशरीज से हाफ पेमेंट कैश में ली गई, जिसका हमें कोई ट्रेस नहीं मिला। कहां गया वो पैसा? ऐसा कैसे हो सकता है सर? हम कैश में डील ही नहीं करते तो फिर कैश लेंगे क्यों? तो डॉक्टर बख्शी, अगर पैसा आपके पास नहीं है तो किसी के पास तो होगा ही। हमें आपका हॉस्पिटल सर्च करना होगा। अब आप हमें खुद सर्च करने देंगे या फिर हम कोर्ट से सर्च वारंट लेके आए? सर, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो हम सर्च से क्यों डरेंगे? आप इत्मीनान से सर्च कीजिए। हाँ तो राधा कुमारी जी, हॉस्पिटल के ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट के सारे गड़बड़ केसेस तुम ही हैंडल करती हो, क्यों और कैसे? हॉस्पिटल में कोई और नर्स नहीं है क्या? सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ ऑर्गन डोनेशन के पेपर पर रिश्तेदारों की सिग्नेचर लेती थी। धोखे से? ये सारा उसका आइडिया था। वो पहले से ही जानता था कि कौन सा पेशेंट कब बनने वाला है। वो बस मुझे नाम मैसेज कर देता था और मैं सारे पेपर वर्क कंप्लीट कर लेती थी। सब बताए गए पेशेंट के मरने के बाद जिन्हें ऑर्गन चाहिए होते थे, मैं उनसे कैश लेके उसे 70% दे देती थी। मुझे तो सिर्फ 30 ही मिलता था सर। नाम क्या है उसका? नाम बताओ। सर, मुझे नहीं पता। वो सिर्फ मुझे पेशेंट का नाम मैसेज करता था और पैसे कहाँ छोड़ने हैं वो एड्रेस मैसेज करता था। जब तुम उसे जानती तक नहीं हो, इतना दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि वो मेल था? सर, मैंने तो सिर्फ आइडिया लगाया है। वो औरत है कि मर्द मुझे नहीं पता। देखो राधा, इतना बड़ा कांड तुम अकेले तो कर नहीं सकते। शराफत से ये बताओ, इस इतने बड़े कांड में हॉस्पिटल का कौन कौन स्टाफ मेंबर तुम्हारे साथ शामिल है? सर, गार्ड रमेश और वार्ड बॉय सुखविंदर। सर, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेगुनाह हूँ सर। सर, राधा के दिए हुए सारे नंबर्स बंद आ रहे हैं और सर गार्ड और वार्ड बॉय से भी कुछ नया पता नहीं चला। मनप्रीत, हैरानी की बात है, जितने भी पेशेंट्स ऑर्गन डोनेशन रैकेट का शिकार हुए हैं, सब में एक चीज कॉमन है, सबकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हाँ सर, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस बात पर। और इतना ही नहीं, ये सभी पेशेंट्स के केसेस को जब मैंने गहराई से स्टडी किया तो एक चीज और कॉमन पाई। इन सभी पेशेंट का कभी ना कभी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर दीप राणा से कनेक्शन रहा है। इन सभी पेशेंट्स का दीप राणा से कनेक्शन होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, कहीं तो कोई गहरा राज छिपा है। देखिए, आपका कैंसर लाइलाज है। अगर फिर भी कोई डॉक्टर आपको ये कहता है कि वो
आपको यहाँ से ठीक कर सकता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है और आपसे पैसे ऐंठना चाहता है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप अपने बेटे के साथ अपने घर जाएं। आप अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन अपने परिवार वालों के साथ शांति से बिताएं। बेटा, ये स्वर्ण अमृत मैं तुम्हें दे रहा हूं, जब जब दर्द हो देते रहना। सर, पिछले 3 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर, लेकिन इससे पहले कहाँ था, क्या कर रहा था, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और उसकी डिग्री जेन्युइन है सर, लेकिन एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज है इसके बारे में। इसकी फैमिली लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसके माँ बाप, इसके बीवी बच्चे, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या बात डॉक्टर साहब, भागने की तैयारी हो रही है? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ, और ये आप क्या कह रहे हैं? आई होप कि आपने सुना होगा कि सिटी हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट्स की मौत हार्ट अटैक से हो गई, और तो और उनके ऑर्गन्स भी डोनेट धोखे से करवाए गए। और डॉक्टर साहब, ताज्जुब की बात तो ये है कि सभी पेशेंट्स आपके हैं। आपने उन्हें सिटी हॉस्पिटल में रेफर किया था। तो नहीं करना चाहिए था क्या? देखिए इंस्पेक्टर, सिटी हॉस्पिटल एक शहर का रिप्यूटेड हॉस्पिटल है। पेशेंट्स को सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है, इसलिए मैं उन्हें उस हॉस्पिटल में रेफर कर देता हूँ। इसमें कुछ गलत किया क्या मैंने? गलत नहीं किया होता तो ऐसे भाग तो नहीं रहे होते डॉक्टर साहब। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैंने अपने लैंडलॉर्ड को 1 महीने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ दूसरे शहर। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। पूछ लेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि आप यहाँ 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 साल पहले आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं? 1 मिनट। ये देख लीजिए आप देख लीजिए मैं कब कब कहाँ किस किस शहर में रहा और क्या कर रहा था, वो सब डिटेल है इसमें। ठीक है डॉक्टर साहब, फिलहाल हम ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन हाँ, जब तक हम कहें नहीं ये शहर छोड़कर जाइएगा नहीं। चलो मनप्रीत। काफी दिलेर है सर, एक बार भी नहीं घबराया और हर सवाल का बिल्कुल परफेक्ट जवाब रेडी था, वो भी पहले से। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता मनप्रीत, फिर ये डॉक्टर कैसे परफेक्ट हो सकता है? एक काम करो मनप्रीत, डॉक्टर की फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। पता करो इस डॉक्टर का किसी केस से लेना देना रहा हो, अगर हाँ तो उस केस की पूरी डिटेल्स निकलवाओ। इस डॉक्टर का इतिहास गायब है ना, इसका इतिहास निकालकर इसका भविष्य बिगाड़ेंगे। सर, हम उस सीरियल किलर को कभी ढूंढ नहीं पाए। हमने अपनी पूरी कोशिश की। उस सीरियल किलर ने अपनी एक विक्टिम प्रतिमा को सीरियल किलर बनाकर हमारे सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी की। अपने प्रतिमा के एक पड़ोसी से उस किलर की आधी अधूरी स्केच बनवाई थी। सर ये देख। तो इस स्केच से कोई हेल्प नहीं मिली आपको? नहीं सर, हमें प्रतिमा के घर में एक अनजान आदमी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे, लेकिन हमारे पास कोई सस्पेक्ट था नहीं जिसके साथ वो फिंगरप्रिंट्स मैच कर सकते। सर, अब आपके पास एक सस्पेक्ट है तो ट्राई करके देखते हैं। नहीं वर्मा जी, ऐसे डॉक्टर दीप राणा के फिंगरप्रिंट्स नहीं ले पाएंगे। वो बहुत होशियार है, डेंजरस भी। हमें उसके फिंगरप्रिंट्स उसकी नॉलेज में डाले बिना लेने होंगे। सर वो कैसे करेंगे? मनप्रीत, एक सर्च वारंट निकलवाओ। यस सर। आप इंस्पेक्टर साहब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके उस सीरियल किलर का राज मेरे इन बॉक्सेस में नहीं मिलेगा आपको। पता है हमें डॉक्टर साहब, हमें इन बॉक्सेस में कुछ नहीं मिलने वाला। सरकारी नौकरी है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। चलो भाई, हो गया बस। ठीक है डॉक्टर साहब, जल्दी मुलाकात होती है। चलो मनप्रीत। फिंगरप्रिंट मैच हो गए तो हमारा सस्पेक्ट दीप राणा ही है।
इट्स अ मैथ सर। मेरी बेटी को तो नहीं बचा पाया मैं, लेकिन हाँ, मेरी बेटी के ही जैसे ना जाने कितने ही लोगों को जिंदगी मैंने दी है। दूसरों को मारकर खुद को भगवान समझ बैठा है। कितने ही निर्दोष लोगों की जान ली है तूने, उन टैक्सी वालों की, उस प्रतिमा की। न जाने ऐसे कितने पेशेंट्स जिसमें से कई बच भी जाते अगर तू बीच में नहीं आता तो। कैसे बच सकते थे इंस्पेक्टर साहब? पैसे देकर, हाँ, दोनों हाथों से भर भर के पैसे देते और जिंदगी खरीद लेते। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग, उन लोगों का क्या जिनके अपने उन्हीं पैसों की कमी से मर जाते हैं? उन लोगों का क्या? अपनी पापों का ठीक रहा, अपनी बेटी की मौत के ऊपर मत डाल। 2012 से तूने 108 लोगों को मारा है। अगर सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए पैसों की बात होती ना तो कब का रुक गया होता, मगर तू रुका नहीं। तू ये मुक्ति दे के मसीहा बनने की कहानी किसी ऐसे को सुनाना जो तुझे जानता ना हो, हमें नहीं। जगतार, लेके जाओ उसे। एक डॉक्टर जो अपने हुनर से लोगों की जान बचा सकता है, जिसे हम ईश्वर का दर्जा देते हैं, उसने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए अपने ही मरीजों की जान ले ली। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 304 और 120B के तहत डॉक्टर दीप राणा को मानवता के खिलाफ किए गए उसके जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई। अक्सर यह होता है कि किसी के साथ हुआ अन्याय है उसे अपराध की ओर धकेल देता है, फिर वो इंसान खुद के द्वारा किए गए अपराधों को न्याय की तरह देखने लगता है। आंख के बदले आंख हर किसी को अंधा बना देगा। यह केस इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। इतने सारे पीड़ित थे इस केस में क्योंकि एक आदमी को लगा कि ये उसकी बेटी का बदला है। बदले की भावना हम मन में रखकर सालों साल अपने जख्मों को खुद कुरेदते रहते हैं। ऐसे जख्म जो वक्त की मरहम से ठीक हो जाने थे, बदले की इच्छा से वो जख्म बार बार उभर कर सामने आने लगते हैं। बदला कभी भी किसी गलत को सही नहीं कर सकता है। इस बात को जो जितने जल्दी समझ लेता है, उसकी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाती है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।